अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग इनकम क्या होती है। ट्रेडिंग इनकम का मतलब है कि जब एक पर्सन इंडिविजुअल बेसिस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी जो आने उस बिजनेस से जो आने वाली इनकम है उसको ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग इनकम जो है, हमने ये कहा था कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए बहुत सी एस्टिमेशंस हम कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो HMRC है, वो आपकी इन एस्टिमेट्स को नहीं कंसिडर करती। इस वजह से हमने इस तरीके के एस्टिमेट्स को निकालना होता है अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त, और जो चीज़ें हमें HMRC ने बताई हैं वो हमने ऐड करनी होती हैं। सॉरी। और इसके इसके बाद जो है, हमने ये कहा था कि ट्रेडिंग इनकम जो है वो कैश और अक्रूवल बेसिस पर होती है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इलस्ट्रेशन देखें जी, कहता है फूडे हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अकाउंट्स टू 31 जुलाई ईच ईयर, यानी ये जो है ये उसका अकाउंटिंग ईयर कंसिडर हो जाएगा। His adjusted trading profits for the year ended 31st July 2024 are 65,000, and for the year ended 31st July 2025 are 79,000. He has transition profits of 7,000 to be taxed in the year 24-25. तो ये क्वेश्चन हमने कल भी इसी तरीके का किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि आपका टैक्स ईयर जो है वो अप्रैल 24 से मार्च 25 तक होगा, तो इस टाइम पीरियड में जितनी भी इनकम आ रही है सिर्फ वही आपकी टैक्स होगी। अब फॉर इंस्टेंस देखें कि आपका साल खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2024 को, और इस साल की सॉरी और उस साल की इनकम है 65,000। लेकिन अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, इस साल की जो 31 जुलाई 2024 है, इस साल के सिर्फ 4 महीने आपके इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप 65,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 12 से डिवाइड कर दोगे। तो आप आपका 65,000 पूरे 12 महीनों का प्रॉफिट होगा, लेकिन इस साल इस प्रॉफिट में से सिर्फ 4 महीनों के प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि वो वाला प्रॉफिट आपका इस टाइम पीरियड में आ रहा है। तो देखें, 65,000 इंटू 4/12 आपने कर दिया। अच्छा, फिर आगे देखें तो 79,000 आपका किस साल का प्रॉफिट है? 31 जुलाई 2025 का। अब देखो, जुलाई तक तो हमने ये कर दिया। इसका मतलब है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 25 तक 8 महीने बनते हैं। तो विच मीन्स कि 79,000 जो है उसमें से सिर्फ हमने 8 महीनों का रेंट जो है, सॉरी, 8 महीनों की इनकम जो है वो चार्ज करनी होगी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 74,333। अब देखिए, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो आपके ट्रांजिशन प्रॉफिट्स होंगे वो एज इट इज ऐड कर दिए जाते हैं। और ट्रांजिशन प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट होते हैं? ऐसे प्रॉफिट जिन पर पिछले सालों पर टैक्स नहीं लगा हुआ होता। तो आपने क्या करना है? सिंपल इस 7,000 को उठाना है, यहां पर ऐड कर देना है, सम किया 81,333, यानी ये जो है ये आपका क्या है? ये आपकी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है। ठीक है, ये आपके टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी जिन पर आपका टैक्स लगता है, ये आपका वो आ जाएगा। अब टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है आपको ऑलरेडी पता है, इसमें से आपने पर्सनल अलाउंस माइनस कर देना है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। दिस वाज अ क्वाइट इजी वन। अब हम आ जाते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन। ये आई गेस हम कल कर चुके थे, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं और हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग पर, अगर तो हमें यहाँ की दी भी है जी। अब इलस्ट्रेशन 2 की बेसिस पे हम बात करते हैं कार एक्सपेंसेस का। मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कार एक्सपेंस जो है वो एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में कैसे ट्रीट होगा। तो इसका हम जरा देख लेते हैं। कहता है जिम इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड सॉलिसिटर। सॉलिसिटर उस लॉयर को कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, Jim drove a total of 20,000 miles and his car expense amounted to 10,800। अच्छा, उसने कितने माइल्स ड्राइव किया? उसने ड्राइव किया 20,000, और उसका एक्सपेंस कितना बना था? उसका एक्सपेंस जो है वो बना था 10,800।
अब क्योंकि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, जिस तरह हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम में जब बात की थी कि देखो आपका जो कार एक्सपेंस होगा वो अगर तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी अगर आप घर से क्लाइंट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो या टेम्पररी ऑफिस की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, तो वो ही आपका सिर्फ अलाउड एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस होगा। अदरवाइज अगर घर से ऑफिस ट्रेवल कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा। इसी तरीके से हमने ट्रेडिंग इनकम में भी ये देखना है कि जो इसने गाड़ी चलाई है, क्या ये गाड़ी आपकी ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखो, ईच वर्किंग डे जिम ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है, विच इज 10 miles अवे। ही वर्क्स 5 days a week and 50 weeks a year। अब देखो कि वो अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता है तो 10 miles जो है वो उसको लगते हैं। तो पहले घर से वो ऑफिस जाएगा और फिर ऑफिस से वो वापस घर भी आएगा। इसका मतलब है एक दिन में वो 20 miles ट्रेवल कर रहा है। 5 दिन वो जाता है, तो हर दिन 20 miles और 5 दिन के लिए ये एक वीक का हो गया। और वो कितने वीक ट्रेवल करता है, वो 50 वीक्स ट्रेवल करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कितने माइल्स हमारे पास बन रहे हैं। तो ये बन रहा है 6500 माइल्स। यानी 6500 माइल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके अलाउड एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि घर से ऑफिस जाने तक का जो एक्सपेंस होता है ये प्राइवेट कंसिडर होता है, ये आपका बिजनेस ट्रेवल कंसिडर नहीं होता। तो आउट ऑफ 20,000 माइल्स 6500 माइल्स जो है वो आपके क्या ट्रीट हो जाएंगे, प्राइवेट ट्रीट हो जाएंगे, यानी ये एज अ अलाउड एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। तो पीछे कितना बचा, आप 20,000 में से 6500 माइनस कर दो तो दैट मेक्स 13,500। इसका मतलब है कि 13,500 माइल्स क्या होंगे, अलाउड होंगे। अब देखो आपको एक्सपेंस कितना आ रहा था, 10,800 का। आप क्या करो, आप 10,800 को जो है डिवाइड करो किस पर, 20,000 माइल्स पर। तो कॉस्ट पर माइल आ जाएगी और इसको मल्टीप्लाई कर दो 13,500 के साथ, तो आपके पास जो है वो आ जाएगी कि इतना एक्सपेंस जो है 7290 का एक्सपेंस आपका अलाउड हो जाएगा। यानी जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तो ट्रेडिंग इनकम से आपने अपना 7290 माइनस करना है और आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो समझाने वाली बात थी वो ये थी कि कार एक्सपेंस जब भी आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट में आएगा, आपने ये देखना है कि उसमें से कितना अलाउड है कितना नॉट अलाउड है। वो कैसे आप देखोगे, वो ऐसे आप देखोगे कि अगर आप घर से ऑफिस ट्रेवल कर रहे हो वो अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप घर से क्लाइंट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, घर से टेम्पररी ऑफिस की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, तो वो आपका जो है वो अलाउड कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, हाँ ठीक है, ये तो कवर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे चले जाते हैं एंड टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं। आई होप सो आपने इसकी रीडिंग जो है वो कल की होगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी रीडिंग करनी है। तो अब देखो, टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग 2 के बारे में बात करते हैं। शीला इज इन बिजनेस फॉर रनिंग हर ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हर हस्बैंड रिचर्ड हैज गिवन अप वर्क to look after their daughter who was born 3 years ago. Okay. Until 24, Sheila employed a part-time typist who was paid 4,500 per annum, but the typist had left and Sheila could not find a suitable replacement. Richard therefore agreed to do Sheila typing at home. During the year ended this, Sheila paid Richard a salary of 10,000. देखो, calculate explain the probable adjustment in calculating the tax adjusted trading profit। देखो, इस केस में जो है जो सिनेरियो डिस्कस किया गया है वो ये एक्सेसिव सैलरी का सिनेरियो डिस्कस किया गया है। देखो, बिजनेस ओनर्स ऑफन एम्प्लॉय देयर स्पाउसेस और मेंबर्स फॉर देयर फैमिलीज इन देयर बिजनेस। अब देखो, शीला उस टाइपिस्ट को कितने पैसे दे रही थी, 4,500 दे रही थी। लेकिन शीला ने जब अपने हस्बैंड को अपॉइंट किया तो उसको 10,000 की सैलरी दे रही है। तो देखो, इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपका जो 10,000 होगा
इसमें से आप माइनस करो 4500, तो पीछे जो 5500 आपका बचता है, देखो 4500 तो अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टाइपिस्ट को भी इतनी ही सैलरी दे रही थी। लेकिन ये जो 5500 होगा ना, ये आपका अलाउड एक्सपेंस जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, जब आपके जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो उनको ज्यादा सैलरीज पे कर रहे होते हैं। तो जितनी ज्यादा सैलरी वो उसको पे करेंगे वो डिस अलाउड हो जाएगी। यानी आपकी जो प्रैक्टिकल सैलरी होगी जो आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे थे, वो ही आपकी सिर्फ अलाउड हो जाएगी। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलें, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल सब्सक्रिप्शन डोनेशंस। समीर, आपने ये रीडिंग की थी इसकी या नहीं की थी? सर मैंने बुक रीडिंग तो सारी नहीं की थी, लेकिन जो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे उनको रीड किया था। चलो वो भी ठीक है, वो भी यही सारे पॉइंट्स थे असल में। पर फिर भी कोशिश करना, आज जरूर इसकी एक दफा जरूर इसकी रीडिंग जो है कर देना। हो सकता है शायद कोई पॉइंट मिस आउट हो जाए, लेकिन ये ऑल्दो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट लिखवा तो दिए थे, लेकिन फिर भी एक दफा रीडिंग जो है वो जरूर इसकी करनी है। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, रीडिंग आप करोगे ना तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा अच्छा कौन सा वाला एक्सपेंस अलाउड होगा, कौन सा वाला अलाउड नहीं होगा। बिकॉज मुझे याद पड़ता है मैंने ये भी सैलरी वाला जो है शायद नहीं लिखवाया था, तो वो अभी जो है आ रहा है, तो मैंने अभी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ठीक है? अच्छा, अब ये आ जाते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 पे। तो कहते हैं फॉर ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर लिस्टेड द करेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट एज। आपने ये बताना है कि अच्छा, आपने ये बताना है कि ये जो आइटम्स लिस्ट हुए हुए हैं, क्या ये अलाउ होंगे या क्या ये अलाउ नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर। याद रखिएगा, ड्राइंग्स एक डिस अलाउड एक्सपेंस होता है। ठीक है? ड्राइंग्स आप जब अपने बिजनेस से आप निकालते हो तो वो अलाउ नहीं होता, वो डिस अलाउड होता है। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने जब भी अपनी ड्राइंग्स आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, तो आपने ड्राइंग्स को वापस ऐड बैक करना होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो मैं यहां लिख देता हूं, आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इसको ऐड बैक करना होगा। ठीक है? अब देखो, 45,000 सैलरी पेड टू द प्रोप्राइटर स्पाउस, टिपिकल मार्केट रेट्स एस्टिमेटेड 50,000। अभी हमने इसका क्वेश्चन किया कि मार्केट में कितनी सैलरी मिल रही है, 15,000। उसकी बीवी को कितना मिल रहा है, 45,000। दिस मीन्स कि 15,000 तो अलाउ हो जाएगा, बाकी जो आपका कितना बनता है, ये 30,000। बाकी जो आपका 30,000 होगा ये डिस अलाउड हो जाएगा, यानी ये वापस आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है? 30,000 ऐड बैक हो जाएगा, और अगर तो 45 पूरा कटा हुआ ना, तो सिर्फ 35, सॉरी 30,000 आप ऐड बैक करो। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं कटा हुआ तो आप इस तरह करो, आप 30,000 को ऐड बैक कर दो और 15 को जो है वो माइनस कर दो, तो आपका फिर भी आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 30,000 इसका डिसअलाउड हो जाएगा, 15,000 आपका अलाउ कंसिडर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन टू गोल्फ क्लब वेयर सोल ट्रेडर में मीट और एंटरटेन क्लाइंट्स। तो ये मैंने आपको लिखवाया था कि जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होती हैं, वो अलाउ होती हैं। लेकिन अगर उस सब्सक्रिप्शन में या अगर उस पेमेंट में एम्प्लॉय का अपना भी फायदा हो रहा है, तो देखो अब वो गोल्फ खेलने जा रहा है तो वो गोल्फ भी खेलेगा और साथ एम्प्लॉय वहां क्लाइंट से भी मिलेगा। इसका मतलब है कि ये डिस अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ क्लाइंट से मिलने के लिए नहीं आ रही, ये गोल्फ खेलने के लिए भी इंक्लूड हो रही है। तो ये कंप्लीटली जो है ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही। लीगल फीस टू एक्वायर अ न्यू लीज, आपने एक न्यू लीज लेनी है, और उसकी जो लीगल फीस वगैरह होती है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगी, डिस अलाउ हो जाएगी। लीजेस का मैंने आपको बता दिया था। ट्रेड रिलेटेड एनवीक्यू ट्रेनिंग फॉर अप्रेंटिस एम्प्लॉय, आपने कोई ट्रेड रिलेटेड कोई ट्रेनिंग आई हुई है और वो आपने अपने एम्प्लॉय को जो है वो देनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको अच्छा काम करने में हेल्प आउट करती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, अलाउड हो जाती हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के ही आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हुआ तो आसान आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो आपसे ये पूछेगा कि मुझे बताओ कि ये एक्सपेंसेस मैं ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ये अलाउड होंगे या डिस अलाउड होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ो और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन या स्टडी हब पे जो इसके क्वेश्चन है वो एटलीस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। अच्छा, रिलीफ और प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर में बता चुका था कि पिछले 7 सालों का जो भी आपने एक्सपेंस किया होता है वो आप माइनस कर सकते हो। तो इसकी एक इलस्ट्रेशन यहां पर गिवन है। कहता है एबल स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2024। They had spent £6,000 in the previous 6 months advertising that they were about to start trading. देखो, अब वो ट्रेडिंग कब स्टार्ट करे? 1 अप्रैल को। यानी 1 अप्रैल से पिछले 7 सालों का जो भी एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग एक्सपेंस सिर्फ होगा, वो माइनस हो सकता है। ये तो पिछले 6 महीनों में एक्सपेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पूरे का पूरा आप इस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका अलाउड ट्रेडिंग एक्सपेंस कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम आगे देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 4। आप जरा इलस्ट्रेशन 4 को सेल्फ रीड करो और देखो कि ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो परफेक्ट, नहीं आ रही तो मुझसे इसको पूछ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जरा आप इसको सेल्फ रीड करो प्लीज। अच्छा, देखो, Florencia is in business as a central heating engineer. She uses one room for offer 5 room as an office. अच्छा, एक रूम वो एज अ ऑफिस यूज कर रही है। And no adjustment has been made in an account. Okay, that's fine. Calculate the amount Florencia can claim as an allowable deduction for her use of an office at home. अब देखो, वो एक घर, मतलब अपने घर में उसके कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं, ठीक है। एक कमरा वो यूज कर रही है। इसका मतलब है कि जितना भी वो एक्सपेंस अपने घर का कर रही होगी, उसको आप 5 हिस्सों पे डिवाइड कर दो और एक हिस्सा उसका अलाउेबल डिडक्शन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अब देखो, अगर यूटिलिटीज की बात करें, यूटिलिटीज का मतलब होता है आपकी गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तो वो कमरे पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आप इसको कह लो कि ये आपका अपॉर्शन होगा। ठीक है, ये आपका जो है वो अपॉर्शन
होगा। तो ये कैसे पोर्शन होगा, आप इसको ले लो, 1100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। टेलीविजन रिपेयर की अगर मैं बात करूं, तो टेलीविजन रिपेयर ये तो प्राइवेट नेचर का काम है, इसका ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये अलाउ नहीं होगा। ग्रोसरीज की बात करूं, तो ग्रोसरीज भी एक प्राइवेट काम है, उसका ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड काम नहीं है। मॉर्टगेज इंटरेस्ट ऑन 20,000 मॉर्टगेज, तो मॉर्टगेज इंटरेस्ट का मतलब है कि आप घर पर जो आप जब आप घर खरीदते हो तो उस पर आप मॉर्टगेज पे करते हो। तो ये जो 900 है, ये पूरे 5 कमरों का होगा। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करो, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 1100 जो एक पोर्शन होगा, और आउट ऑफ 900 जो एक पोर्शन होगा, जो कि उसने टोटल गिवन दिया आपको 400 का, तो आउट ऑफ इन तमाम एक्सपेंसेस सिर्फ 400 क्या होगा आपका अलाउड एक्सपेंस, ट्रीट हो जाएगा आउट ऑफ योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा। हम्म, चलो अब हम एक और इलस्ट्रेशन इसकी सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इस तरह करो कि आप खुद इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप अब अराउंड 5-6 मिनट्स ले लो और इसको सॉल्व करो आप खुद, और फिर मुझे बताओ अगर ये सॉल्व नहीं हो रही तो।
जी सॉल्व हुआ आपसे या नहीं? सर ये लीज कॉस्ट और जो परचेज ऑफ कार है, ये इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा सही है, ठीक है। पहले जरा मुझे आप ये बता दो कि आपने स्टार्ट कैसे किया है। कार रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, सॉरी, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर इंक्लूड्स 900 ड्यू ऑन 17 अप्रैल 2025 दैट वाज एक्चुअली रिसीव्ड ऑन 31st मार्च 2025। तो आपका ऑब्वियसली ये कैश रिसीट है और ये विद इन दी टैक्स ईयर लाइक रिसीव हो गया है, तो आप इसको पूरा इंक्लूड कर दो। ठीक Cash है ठीक है। purchases includes 400 on decorating work carried out in March that was paid for on 7 April। तो अब ये देखो कि आपका ये जो काम है इसमें 400 जो है वो 7 अप्रैल को पे हुआ है। 7 अप्रैल हमारा इस साल का टैक्स ईयर में नहीं इंक्लूड होगा, तो आपने क्या करना है, 400, 9000 में से 400 माइनस कर देना है। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब आगे आ जाओ। आगे वो कहता है कि लीज कॉस्ट ऑफ अ कार यूज्ड बाय एन एम्प्लॉय 60% फॉर बिजनेस पर्पस एंड 40% फॉर प्राइवेट पर्पस। तो आपने क्या करना है कि अब आपकी जो लीज कॉस्ट ऑफ द कार है वो यूज हो रही है बिजनेस पर्पस के लिए, तो आप पूरा का पूरा 900 इसमें से माइनस करोगे। आपने याद ये बात रखनी है कि अगर जो गाड़ी है ना वो अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तब भी पूरी की पूरी वो माइनस हो जाएगी, उसकी लीज कॉस्ट माइनस हो जाएगी। अगर वो प्राइवेट और बिजनेस दोनों के लिए यूज हो रही है, तब भी आपको अलाउड है कि आप पूरा उसमें से 900 जो है वो कार लीज का माइनस कर दो। ठीक है, यानी आप, हाँ, अगर वो पूरी की पूरी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है तो फिर आप उसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आ, आ रहा है कि परचेज ऑफ अ कार यूज्ड बाय जूलियट 70% फॉर बिजनेस पर्पस एंड 30% फॉर प्राइवेट पर्पस। तो ये जो परचेज ऑफ कार है 29,500, ये फिलहाल आप इस तरह करो कि, चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगला देख लो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन आउट टू फंड वर्किंग कैपिटल दैट इज 1200। आपने एक लोन लिया है और आपने वर्किंग कैपिटल का मतलब है अपने ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो वो आपका पूरे का पूरा अलाउड हो जाएगा, 1200 माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है जूलियट क्लेम्स द फिक्स्ड जूलियट क्लेम्स द फिक्स्ड रेट माइलेज अलाउंस एंड ड्रोव 22,000 माइल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इस पर आपने जो है अपना माइलेज अलाउंस लगाना है जो उसने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, 22,000। अब ये जो 22,000 माइल्स है, उसने बोला कि उसने जो गाड़ी परचेज किया वो 70% जो है वो बिजनेस पर। मुझे बस 1 मिनट दे देना, मैं इसको कंटिन्यू कराता हूँ, बस 1 मिनट। यस अच्छा जी, चलो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब देखो, उसने जो गाड़ी परचेज की है, परचेज ऑफ कार, वो तो आपका ट्रेडिंग में नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है कि परचेज ऑफ कार ये एसेट है। ठीक है, इस पर आपका अलग टैक्स लग रहा होगा, इस पर ट्रेडिंग टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो गाड़ी को 70% बिजनेस यूज में लेकर आ रहा है, तो देखो वो जो 22,000 माइल्स ट्रेवल कर रहा है उसका आप 70% ले लो, तो इन्होंने ये लिया हुआ है 15,400 माइल्स। ठीक है, और इस माइल्स पर आपने यही वाला अलाउंस लगाना है जो आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में पढ़ चुके हो, 45 पेनीज एंड 25 पेनीज। ठीक है, तो कितनी अमाउंट बन रही है, 5850 की। इसका मतलब है कि ये आपको एज अ कार, सॉरी, ये आपको एज अ अलाउंस जो है वो माइनस हो जाएगा, जो कि इन्होंने 5850 यहां से माइनस किया होगा। ठीक है, तो आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो ये बन जाए। यहां तक समझ में आ गया? सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज। सर, ये अक्रूवल बेसिस पे करना है या कैश बेसिस पे, हम बाय डिफॉल्ट किस पे करेंगे? बाय ऐसा मेंशन डिफॉल्ट, नहीं है क्वेश्चन में तो। अच्छा अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप सिंपल कैश बेसिस ले लो। अच्छा, कैश और एक्रूवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
कैश बेसिस का क्या होगा कि जिस तरह अभी हमने ये जो ऊपर वाली दो चीजें थी ये हमने कैश बेसिस पे की हैं, ठीक है। अगर तो एक्रूअल होगा वो आपको मेंशन करके बता देगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप सिंपल कैश बेसिस ले लो, लेकिन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि हमारा मेजर काम कैश की रिसीट और पेमेंट से नहीं होगा। मेजर काम हमारा होगा कि हमने ये जो बेनिफिट्स होंगे ना, सॉरी ये जो एक्सपेंडिचर्स होंगे इनको डिसाइड करना होगा, तो ये कैश और उससे रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो, अच्छा ये देखो, ये एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है इन्होंने कि द टैक्स एग्जामिनिंग टीम हैज कंफर्म्ड दैट द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट विल स्पेसिफाई द फिगर टू स्टार्ट विद इन द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसके क्वेश्चन में हमेशा आपको एक टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट की फिगर दी जाएगी, उसमें आपने बाकी एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करके एक जो है वो फिगर आपने लेकर आनी होगी। अब वो कहता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल मार्क्स इन एडिशन टू द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड यू शुड ऑल्सो शो ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच डू नॉट रिक्वायर। ये मैंने आपको बहुत पहले भी एक दफा बात बताई थी कि जब हम टैक्स में क्या करते होते हैं, अगर तो एक चीज जीरो भी आ रही है ना, हम उसको भी लिखकर उसका जीरो जरूर मेंशन करते होते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर तो फॉर इंस्टेंस आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें कोई चीज नहीं आ रही या वो एग्जेम्प्ट है, आप उस चीज का नाम लिखो और उसकी जगह जीरो पुट कर दो, लेकिन आपने उसको लिखना जरूर है, ठीक है। तो ये फुल मार्क्स के लिए अच्छी टिप हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। ये कार्ड लीज का भी मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट है कार्ड लीज का। इसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी 50 ग्राम्स पर किलोमीटर से कम की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रही है तो वो पूरी की पूरी अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन 50 ग्राम से ज्यादा है तो सिर्फ 15% ऑफ द लीज अलाउड होगा। कैसे, देखो, अब उसकी गाड़ी है 58 ग्राम्स पर किलोमीटर, राइट, और वो कितना चार्जेस पे कर रहा है, 8000। सो सिर्फ 8000 का 15% आपका जो है वो हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो डिसअलाउड रेंटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, 1200। बाकी आपका सारा जो है वो अलाउड कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें, अच्छा ये वाली इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इम्पेयरमेंट डेट्स एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा ठीक है। Catalina's statement of profit or loss for the year ended 31st March 2025 includes a figure for impaired debts of 300. This is made up of as follow. अच्छा, उसके पास 300 की कोई फिगर है और ये उसने सारा बताया हुआ है कि ये फिगर ऐसे हमारे पास आई हुई है। द लोन टू सप्लायर, अच्छा उसने पूछा क्या हुआ, कैलकुलेट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन प्रिपेयरिंग द कैटलीनास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अच्छा, अब उसने हमें ये चीज बना के दी हुई है, वो हमसे ये पूछता है कि आप हमें बता दो कि इसमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं हमारे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में आएंगी और कौन से नहीं आएंगी। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ये ऑलरेडी आपका जो है वो माइनस हो चुका होगा आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से, इसको हमने दोबारा ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस नहीं करना। तो यानी आप जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि देखो कि ट्रेड डेट्स राइट ऑफ, उसने इस पे लिख के यहाँ पर जीरो जो है वो पुट किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा देखो, लोन टू फॉर्मर एम्प्लॉय राइट ऑफ। आपका लोन जो है वो कितना राइट ऑफ हुआ है, 280 का। अब ये आपका जो है वो अलाउड नहीं है, इसलिए आप इसको वापस जो है वो लेकर जाओगे, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज को अगर आप लोन्स राइट ऑफ कर रहे हो तो वो आपके अलाउड नहीं होंगे। तो ये देखें, इसने यहाँ पर इसको वापस एड बैक किया हुआ है, यानी ये इसकी एडजस्टमेंट आएगी। अलाउंस फॉर इम्पेयर्ड रिसीवेबल्स। अच्छा, अलाउंस फॉर इम्पेयर्ड रिसीवेबल्स में एज ऑफ 1 अप्रैल 2024 वो 900 है एंड एज ऑफ 31 मार्च 2025, तो ये ट्रेडिंग से पूरा रिलेट कर रहा है, इसको दोबारा ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस हो चुका होगा, ठीक है। फिर ट्रेड डेट्स रिकवर्ड आपने कितने किए हैं, 200 के रिकवर हो गए हैं, ये भी अलाउड है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। लोन टू सप्लायर राइट ऑफ, ये आपने सप्लायर लोन राइट ऑफ हो गया, इसको भी रिकवर करने की जरूरत नहीं है। लोन टू कस्टमर रिकवर्ड, अब ये आपका लोन जो था वो कस्टमर से रिकवर
हो चुका है तो ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, तो इसको आपने वापस जो है यहाँ पर लिखना होगा। तो टोटल अमाउंट एड बैक टू जो प्रॉफिट हो जाएगी वो आपकी 380 की हो जाएगी। ठीक है, यानी आप जो भी आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उसमें आपने 380 वापस ऐड बैक करना होगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, the write-off of other debts is not allowed when computing trading profit. Their recovery after being written off is not taxable and will therefore not be included in the tax-adjusted trading profit. जैसे देखो, loan written off and trade debts recovered, तो ये मैंने आपको क्या बताया कि अव्वल तो ये ऑलरेडी डिडक्ट होंगे, अगर ये रिकवर हो जाते हैं तो इनको आपने दोबारा ट्रेडिंग प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं करना होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है, अच्छा ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें वो कहता है कि गैस्पर अ कार डीलर रिमूव्स अ व्हीकल फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। It had originally cost the business £10,000 and has a market value of 12,500. No entries have been made in the accounts to reflect this transaction other than the original purchase. अच्छा, ओरिजिनल परचेज नहीं, 10,000 का ओरिजिनल परचेज वो इंक्लूडेड है। अब उसने वो गाड़ी अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल ली है लेकिन उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। तो देखो गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 12,500। गाड़ी उसने पर्सनल यूज के लिए निकाली, यानी आप कह लो कि ड्राइंग्स के तौर पर उसने निकाल दी है। 10,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2,500 का। तो 2,500 आपको वापस अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा। ये बात मैंने जो ड्राइंग्स ऊपर हमने पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स अलाउड नहीं होती। ड्राइंग की अमाउंट कितनी थी, 12,500। 10,000 ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है, वो एंट्री की हुई आपने। डिफरेंस कितना है, 2,500 का। ये 2,500 अपने प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यार ये 10,000 हमने किधर ऐड किए होंगे पहले से? ये 10,000 देखो, उसने जो ओरिजिनल एंट्री की थी ना वो ऑलरेडी उस प्रॉफिट में एडजस्टेड होगी। आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो उसने ड्राइंग की है ना इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट बनती है कि नहीं बनती। तो देखो गाड़ी की प्राइस थी 10,000, हम अभी मार्केट वैल्यू कितनी है, 12,500। तो आउट ऑफ दिस 12,500, 10,000 तो ऑलरेडी एज अ उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट था वो एडजस्ट हुआ है। ठीक है, जो रिमेनिंग डिफरेंस है 2,500 का, जो रिवैल्यूएशन हो गई है उसकी, वो हमने यहां पर सिर्फ एडजस्ट करना होगा। ठीक है, ठीक हो, yes, yes. अच्छा आगे आ जाओ। अ टॉय सेलर टेक्स आइटम्स विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 480 फ्रॉम द इन्वेंटरी। अच्छा, अब उनकी प्राइस कितनी है, 480 है। ठीक है, नो एडजस्टमेंट्स हैज बीन मेड इन द अकाउंट्स। Explain the adjustment required if the normal markup on good is 25 and the profit margin is 25। अब देखो ये आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है कि उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी है, 480 की। आपने इन्वेंट्री अपने मकसद के लिए निकाल दी। ठीक है, अब अगर उस इन्वेंट्री पे, सबसे पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, मार्जिन ऑफ 25, नहीं ये कर लेते हैं मार्कअप ऑफ 25%। मार्कअप ऑफ 25 का क्या मतलब है कि 480 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको कर लो, मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, तो आप इसको करो 125 से मल्टीप्लाई करो और 25 से नहीं नहीं सॉरी 100 से डिवाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपका 600 का। देखो अब इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी, 480, लेकिन इसको लेके जाने की वजह से उसको नुकसान कितना हो रहा है, 600 का हो रहा है। राइट, तो आपने क्या करना है, आपने पूरा 600, देखो उसने बोला ना नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, इसका मतलब है कि 480 भी ओरिजिनली एडजस्ट नहीं हुआ। तो आपने पूरा 600 अपने उसमें एडजस्ट करना होगा और अपने प्रॉफिट में ऐड करना होगा। ये अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये कहता कि 480 एडजस्ट हुआ है, ये डिफरेंस एडजस्ट नहीं हुआ, तो 480 और 600 का डिफरेंस कितना है, 120 का। आप सिर्फ 120 अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसी तरीके से आप देखो प्रॉफिट मार्जिन है 25% का, तो इसमें आप क्या होगा, 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25% का मार्जिन है तो ये 75 बन जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब 640 पूरा का पूरा आपका एडजस्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना जब ड्राइंग्स निकाली जाती हैं ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है।
इस तरह की क्वेश्चन में आ सकती है। तो जब ड्राइंग्स वो अपने पास निकालते तो आपने ये देखना है कि कितनी अमाउंट की एडजस्टमेंट हुई हुई है। जो जितनी नेट अमाउंट की नहीं हुई हुई होती वो एडजस्टमेंट कर दो। अगर पूरी अमाउंट की नहीं हुई हुई तो फिर पूरी अमाउंट आपने प्रॉफिट में ऐड बैक करनी होगी। आपको पता है ड्राइंग्स आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करती हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने बिजनेस से ड्राइंग्स निकाल लेते हैं ताकि उनका प्रॉफिट कम हो जाए। तो इस वजह से HMRC कहती है कि आपने ड्राइंग्स को नहीं निकालना, बल्कि ड्राइंग्स आपके प्रॉफिट में ऐड बैक होगी। ठीक है। सर। अच्छा, इसके बाद जो है, चलो ये लीज प्रीमियम की बात हम कर लेते हैं। ये लीज प्रीमियम हमने वैसे प्रॉपर्टी इनकम में भी बात की थी इसके बारे में। Lorry prepares account to 31st March. On 1st April 2024, he paid a premium of 25,200 for the grant of 21-year lease on business premises. Calculate the allowable deduction Lorry can claim in his adjusted trading profit. अच्छा देखो, अब डिफरेंस क्या है कि ये तो हमने प्रॉपर्टी इनकम में पढ़ा था, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रॉपर्टी इनकम में ये आपकी रेंटल प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा था, लेकिन यहां पर ये किससे रिलेट कर रहा है, ये एक ऐसे प्रेमिसेस से रिलेट कर रहा है जो आप बिजनेस में यूज करोगे। कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल। हम क्या करते थे, हमने प्रीमियम लिखा, प्रीमियम से देखो प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 2% n-1, वो अमाउंट इसकी माइनस हो जाती थी, पीछे जो बचता था वो आपके पास क्या होता था, वो आपके पास टैक्सेबल हो जाता था। यहां पर भी यही बात होती कि आपने प्रीमियम में से लेस कर देनी है अलाउड अमाउंट, जो बाकी रिमेनिंग होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फर्क कितना है, इस बार ये ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड होगा, वहां पर वो प्रॉपर्टी इनकम में ऐड होता था। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलो इसको एक दफा जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प आउट करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, चलो अब हम इसकी टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग 4 कर लेते हैं, जो काफी लेंथी है और इसी तरह की आपकी एग्जाम में आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी आएगी। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे उसने मांगा क्या हुआ है, कैलकुलेट विलियम टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, assuming he elects to use the accrual basis। अब वो कौन सी बेसिस यूज कर रहा है, वो accrual basis यूज कर रहा है। ठीक है। योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट ऑफ 3200। आपने स्टार्ट क्या करना है, 3200 आपने अपनी एक्सेल ओपन करनी है। एक्सेल में यहां पर लिखना है नेट प्रॉफिट 3200। फिर वन बाय वन आपने जो है वो सीक्वेंस में सारी कैलकुलेशंस लेके जानी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 3200 हो गया। हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहां से उसने, यहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, 3200 से। अब आ जाओ प्राइवेट अकोमोडेशन पर। अब प्राइवेट अकोमोडेशन में देखो, विलियम एंड हिज वाइफ लिव इन अ फ्लैट दैट इज सिचुएटेड अबव द क्लॉथिंग शॉप। Of the expenditure includes in the statement of profit or loss for light, heat, rent and rate, 40% relate to the flat। देखो, वो ये कह रहा है कि ये जो आपका लाइट हीट वाला एक्सपेंस है ना, ये वाला, इसका 40% फ्लैट का है, बाकी 60% उनके ऑफिस का है। तो देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये काम किया था कि हमने क्या किया था, जो हमने 5 रूम्स वाली एग्जांपल की थी, कि हमने 5 रूम्स का अलग किया था और एक का हमसे अलाउड करवाया था। तो देखो, ये पूरे का पूरा एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है इसमें से। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसमें से 40% अलाउड एक्सपेंस होगा, 60% नॉट अलाउड है। आपने क्या करना है, इसका 60% ले लो और 60% यहां ऐड बैक करोगे। क्यों? क्योंकि वो अलाउड नहीं होगा आपका। तो आप जरा इसका 60% कैलकुलेट करो और बताओ कि कितना बन रहा है। सर ये 915 बन गया। 9, 915। 40% कितना, 915। यस सर। सर ये 60% है। अच्छा, सॉरी सॉरी, हम इसमें क्या करेंगे, हाँ ये सही आपने बताया कि ये आपका 60% हो जाएगा। हमने इसमें क्या करना है कि टोटल उसमें से माइनस हुआ हुआ है, हम इसमें जो है वो 40% रिलेटेड टू द फ्लैट, तो हम इसमें 40% सॉरी ऐड करेंगे, माय बैड। 60% जो है ना उसका है शॉप का है, 40% हम इसमें ऐड बैक करेंगे। आप इसका 40% कैलकुलेट कर दो लाइट एंड हीट का।
सर 610। 610, तो आपने 610 जो है वो वापस इसमें ऐड बैक करता होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब देखो, मैं आपको ना इसको सॉल्व करवाता हूँ। मैं आपको इसका प्रोफॉर्मा जरा बताता हूँ, फिर आपने उससे सॉल्व करना है। मुझे बस 1 मिनट, तो मैं वो ओपन कर लूँ। मुझे 1 मिनट देना, ये कॉल मैंने अटेंड करनी है। ओके सर। अच्छा, चलो मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्टार्ट में हमने यहाँ पर लिख देना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट उसने आपको दिया हुआ था 30,200 का। ठीक है, अब इसमें हमने यहां पर लिख देना है ऐड। सबसे पहले हमने बोला कि हम लाइट एंड हीट जो है के एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे। कितनी अमाउंट ऐड बैक करेंगे? 610। अब वो कैसे कैलकुलेट हुई है आपने वो भी यहां पर जरूर बताना होगा। तो वो बेसिकली आपको पता है, अमाउंट थी 1525 की। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ वर्किंग आपने बतानी है। तो यहां पर आप हेडिंग दे दो वर्किंग्स। ठीक है, आप लिख दो क्या अमाउंट थी? 1525। 1525 मल्टीप्लाई बाय 40%। बस आप ये लिख दो ब्रैकेट में, या जो भी जिस तरह भी लिखना चाह रहे हो बस ये लिख दो। अब यहां पर ये बता दो कि ये एड बैक होगी, दैट इज। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब देखो डेप्रिसिएशन की जहां तक बात है ना, डेप्रिसिएशन याद रखो कभी भी अलाउड नहीं होती इन ट्रेडिंग प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन की जगह कैपिटल अलाउंसेस अलाउड होते हैं, वो चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की जो पूरी की पूरी अमाउंट है 4760, ये आपकी यहां पर एड बैक हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन है आपकी 4760, पूरी की पूरी एड बैक हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो चीजें हो गई हमारे पास। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, कार एक्सपेंसेस। अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, विलियम ड्रोव अ टोटल ऑफ 12,000 माइल्स, आउट ऑफ विच 9,000 वर प्राइवेट जर्नी। देखो, 9,000 कितना था? प्राइवेट जर्नी का था। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपेंस कितना आ रहा है? 4720। तो हम देखो क्या करेंगे, 9,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 9,000 नहीं, ये बन जाएगा, टोटल माइल्स कितने थे? 12,000 डिवाइडेड बाय 4720 मल्टीप्लाई बाय 9,000 माइल्स। जो भी इसका आंसर कैलकुलेट करें, जो भी इसका आंसर है वो आपका जो है वो कार एक्सपेंस के तौर पे ऐड बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट पर्पस था और वो आपका जो है वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? सर ये तो 22,881 आ रहा है। नहीं नहीं, ये 12,000 ओहो, जो है ना, ये नीचे ओहो, आएगा। मैंने जी जी मैंने जो उल्टा लिख दिया, सॉरी। थोड़ा सा। जी, जी ये है 4720 कॉस्ट पर माइल होगा, सॉरी मैंने माइल पर कॉस्ट लिख दिया था जी। यस सर। अब इसको करें।
अब ये 1180 आ रहा है, 1180। 1180, यानी देखो 4720 में से है, दोबारा कैलकुलेट करें, नहीं नहीं सही आ रहा है। नहीं नहीं सर, एक मिनट सर, ये 3000 अलाउ होगा या 9000 अलाउ होगा? 3000 अलाउड होगा, 9000 अलाउड नहीं होगा, तो वो हमने ऐड बैक करना है। जो अच्छी ओ, एक मिनट। 9000 आपका प्राइवेट था ना, ठीक है, तो ये ऐड बैक हो जाएगा, ये अलाउड नहीं होगा। सर ये 3540। 3540, ठीक है, ये आपका ऐड बैक हो जाएगा, ये अलाउ नहीं होगा। टोटल कितना कटा हुआ था, 4720 माइनस हुआ था, हमने उसमें से 3540 ऐड बैक कर दिया, ठीक है। यस सर। चलो, कार एक्सपेंस भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पर। इसके बारे में वो कहता है कि द फिगर ऑफ 5660 फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल इंक्लूड 2200 फॉर डेकोरेटिंग द क्लोथिंग शॉप। तो देखो, डेकोरेटिंग द क्लोथिंग शॉप ये एक ट्रेडिंग एक्सपेंस है, ये पूरे का पूरा अलाउड हो जाएगा 2200 का, ठीक है। तो अब क्योंकि ये अलग एक्सपेंस है ना, तो हम इसको सेपरेटली यहां पर मेंशन करेंगे, डेकोरेटिंग शॉप। और क्योंकि ये अलाउड एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है, तो ये जीरो ऐड बैक होगा, ये वापस ऐड बैक नहीं होगा, ये माइनस से हुआ रहेगा। समझ में आएगी बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड 1050 फॉर डेकोरेटिंग द प्राइवेट फ्लैट, तो ये तो प्राइवेट फ्लैट को डेकोरेट कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो आप यहां पर लिखो डेकोरेटिंग फ्लैट, और उसका 1050 जो एक्सपेंस है वो वापस ऐड बैक हो जाएगा आपके प्रॉफिट में, ठीक है। अब द बिल्डिंग वॉज इन अ यूजेबल स्टेट व्हेन इट वॉज परचेज्ड, ठीक हो गया। तो बाकी हमारे पास कितना बचा, आप इसको देख लें। इसने और कुछ बताया हुआ है? अच्छा, और कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। ठीक है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स कितने थे, 5660 थे, उसमें से हमने वापस ऐड बैक कितना कराया, 1050 करवाया, बाकी सारा अलाउड था, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। चल, आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ ये रिपेयर। प्रोफेशनल फीस की बात करते हैं। अकाउंटेंसी फी ये एक प्रोफेशनल फी है, ये पूरी की पूरी क्या होगी, अलाउड हो जाएगी, इसको वापस आपको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, आपने जो, ओ सॉरी, यहां पर देखो, अब इंक्लूडेड इन द फिगर फॉर अकाउंटेंसी इज 250 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स वर्क। इस 700 में 250 रुपए इंक्लूडेड हैं किसके, कैपिटल गेन टैक्स के। कैपिटल गेन टैक्स तो एक अलग टैक्स है, वो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस नहीं होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अकाउंटेंसी, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल गेन टैक्स, और वो कितना है, 250, वो वापस आप यहां पर ऐड बैक करोगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो, लीगल फी इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ शॉप, ये तो पूरी की पूरी अलाउ हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे लीगल फी इन केस ऑफ परचेज, आप पूरा लिखोगे और इसको यहां जीरो कर दोगे, ये अलाउड हो जाएगी, इसको वापस ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर है हमारे पास डेट कलेक्शन। तो डेट कलेक्शन जो है वो भी आपका क्या होगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, अब हम आगे चलते हैं। वेजेस एंड सैलरीज की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर प्रोफेशनल की ठीक हो गया। वेजेस एंड सैलरीज की हम जो है यहाँ पर बात करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज, रुको, टिक करते रहते हैं कौन कौन। प्रोफेशनल फी हमारा हो गया, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल हो गया, रेंट एंड, अच्छा रेंट एंड रेट्स रह गया हमारा, रेंट एंड रेट्स नोट 1। अच्छा, अब ये देखो, नोट 1 में उसने हमें बताया हुआ था कि 40% फ्लैट से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है रेंट एंड रेट्स का जो 40% होगा वो डिस अलाउ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे
रेंट एंड रेट्स, और 3900 था ना, तो 3900 यस का सर। 40% कैलकुलेट करेंगे, वो अलाउड नहीं होगा, तो कैलकुलेट करो जरा। ये 1560 आ रहा 1560 आप यहां पर ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। है। यस सर। चलो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, रेंट एंड रेट्स भी हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं। ओके, अब वेजेस एंड सैलरीज रह गया, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज की बात वो करता है, तो आप जरा मुझे इसको बताओ कि ये कैसे एडजस्ट होगा। वेजेस एंड सैलरीज पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि ये कैसे एडजस्ट होगा। सर इसमें से जो वो अपनी वाइफ को पे कर रहा है एक्सेस, मतलब 11,000 एंड नॉर्म, मतलब जो सेल असिस्टेंट को दे रहा है, हम्म। तो सेल इससे असिस्टेंट की कितनी सैलरी है? 11,000, राइट। तो वो अपनी अपनी वाइफ को 15,500 दे रहा है, तो जो एक्सेस एग्जैक्टली, होगी वो फिर डिस अलाउड हो जाएगी, एग्जैक्टली। अब वाइफ को वो 15,500 दे रहा है, तो कितनी एक्सेस में है? ये 4,500 है। 4,500, ये आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी। तो आप यहां लिख लो एक्सेस वेज 4,500। 4,500 कैसे आया वो भी आपने यहां बताना होगा। 15,500 माइनस 11,000। तो याद रखना, ये वर्किंग्स बहुत जरूरी हैं, ये आपके साथ यहाँ करनी होंगी, ठीक है। तो एक्सेस वेज भी हमारे पास हो गई। अच्छा, एक्सेस सर वेज के बाद, जी जी। सर टोटल सैलरी तो ये इसने 83,825 लिखी थी। जी जी, वो अलाउड हो जाएगी वो सारी, उसके बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया, उसने हमें सिर्फ एक चीज के बारे में बताया है, हमने सिर्फ उसी को देखना है, ठीक है। वो बाकी सारी अलाउड हो जाएगी, वो ऑलरेडी माइनस हुई हुई है आपके प्रॉफिट से, ठीक है। यस इस सर। सैलरी में 4,500 ज्यादा माइनस हुआ हुआ था इन टर्म्स ऑफ विलियम वाइफ, वो हमने माइनस नहीं करवाना, वो हमने ऐड बैक कर दिया। बाकी तो सारा अलाउड है, उसने तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम यही अज्यूम करेंगे वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। यस। चलो, अब आ जाओ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, इसको पढ़ो और थोड़ा मुझे बताओ इसमें क्या होगा। अच्छा जी, इसको अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब वन बाय वन जाते हैं। देखो, द फिगर्स ऑफ दिस मच अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो उसने में दिए हुए हैं, इंक्लूड 640 फॉर गिफ्ट्स टू कस्टमर ऑफ फूड हैम्पर्स कॉस्टिंग $40 ईच। आपको मैंने बताया था, जो आपने रीडिंग भी की होगी, कि जब आप अपने कस्टमर्स को फूड गिफ्ट करते हो तो फूड अलाउड नहीं होता, ऐसा ही है। आपने वो ऊपर पढ़ी भी होंगी तीन पॉइंट्स। तो ये जो 640 फूड के केस में होगा, ये सारे का सारा डिस अलाउड हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे फूड हैम्पर, वो कितने का है? 640, वो सारे का सारा डिस अलाउड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब 320 फॉर गिफ्ट्स टू कस्टमर ऑफ पेन कैरिंग एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लोथिंग शॉप कॉस्टिंग 1.10 ईच। तो ये आपका जो है वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो पेन्स दे रहा है जिसके ऊपर शॉप की ब्रांडिंग हो रही है। तो आप यहां लिखो पेन्स, वो अलाउड है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यस इसके सर। बाद 100 फॉर अ डोनेशन टू अ नेशनल चैरिटी। नेशनल चैरिटी का मैंने आपको बताया था कि ये अलाउड होता है, तो नेशनल चैरिटी ये भी आपका अलाउड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद है डोनेशन टू लो, ओ सॉरी, डोनेशन टू लोकल चैरिटी अलाउ होगा, डोनेशन टू नेशनल चैरिटी अलाउ नहीं होगा, सॉरी उल्टा हो गया। डोनेशन टू ये आपका अलाउड नहीं होगा,
ये आपने 100 ऐड बैक करना होगा। जो आपकी लोकल चैरिटी होगी वो अलाउड होगी, उसको जीरो कर दें। ठीक है। यस सर। द फेटिस प्रोग्राम कैरीड अ फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर, अच्छा बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। चलो उसके बाद हमारे पास आ जाता है गुड्स फॉर ओन यूज। तो गुड्स फॉर ओन यूज का मतलब है ड्राइंग्स, तो वो तो आप जो है वो सीधा सीधा आंखें बंद करके पूरे का पूरा डिस अलाउड हो जाएगा। कॉस्ट क्या थी उनकी, 460 थी। 650 पर सेल हो सकते थे और उसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की थी, तो आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सी अमाउंट में लूंगा। 650। एग्जैक्टली 650 लेंगे क्योंकि उसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की थी। आपने लिखना है गुड्स फॉर ऑन यूज 650 एड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आ सकता है। कैपिटल अलाउंसेस उसने दिए होंगे, क्योंकि अभी हमने कैपिटल अलाउंसेस नहीं पढ़े तो इसने हमें कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। लेकिन पेपर में ऑब्वियसली आपने पढ़े हुए होंगे तो आपको कैपिटल अलाउंसेस खुद कैलकुलेट करने होंगे। कैपिटल अलाउंसेस कितने हैं, 13060। पूरे का पूरा कैपिटल अलाउंस जो है वो आपका यहां से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। याद रखना कैपिटल अलाउंसेस जो है आपकी डेप्रिसिएशन की जगह जो है वो माइनस होते हैं 10। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन यस था। सर। तो इस तरीके से आपने अपने बाकी क्वेश्चंस जो है वो करने होंगे। अब ये जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 है, ये अब आपने जो है वो खुद अटेम्प्ट यहाँ पर कर जो है अभी क्लास के बाद लाजमी आप अभी अटेम्प्ट करो। कोई भी इशू होता है उसी वक्त मुझसे पूछ लो। ठीक है, ये अटेम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा चैप्टर थ्रू आउट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ट्रेडिंग प्रॉफिट में हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आप टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 सॉल्व करो। 5 के बाद ये थोड़ी सी 6 7 8 9 10 11, हाँ ये हार्डली आपको कोई 30 मिनट्स लगेंगे। बस ये आप अभी सॉल्व करो और आपका ट्रेडिंग इनकम का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह कल हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फिर स्टार्ट करें। ठीक है, यस सर। यहां तक कोई सवाल कोई परेशानी बिल्कुल। समझ में आ रहा है। टैक्स आसान है, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन आसान होता है टैक्स, ऐसा ही है। यस सर, बोरिंग भी बहुत है, मुझे बहुत बोरिंग लगा। बोरिंग है, बोरिंग, हाँ कह सकते हो बोरिंग, कभी कभी बोरिंग हो जाता है। क्वेश्चन करते हुए थोड़ा मजा आता है अगर क्वेश्चन आपको आता रीडिंग हो में तो। मसला, क्या? रीडिंग में मसला, रीडिंग में मसला हाँ सर। रीडिंग में तो इश्यू थोड़ा सा वो इस वजह से होता है ना, क्योंकि रीडिंग कंटिन्यूसली बंदा नहीं पढ़ सकता, तो उसका मैं आपको हल एक बताता हूँ। आप ऐसा करो 2 पेजेस पढ़ो रीडिंग के। ठीक है, फिर थोड़ा सा साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लो। फिर जब दोबारा पढ़ाई के लिए बैठो तो फिर 1 2 पेजेस पढ़ लो, मतलब कंटिन्यूसली बेशक ना पढ़ो। 1 या 2 पेजेस पढ़ लो अगट्ठे, तो आई गेस वो थोड़ा हेल्प आउट कर देगा। सारा एक साथ पढ़ोगे तो वो बंदा बोर हो जाता है, जाहिर बात है। मैं खुद अभी लाइक प्रिपेयर कर रहा हूँ, सीएमए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें इतनी ज्यादा थ्योरी है, तो मैं हार्डली कोई 15 20 मिनट बस 1 2 पेजेस पढ़ता हूँ। फिर किताबें रख देता हूँ, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, फिर किताबें रख देता हूँ, बंदा बोर हो जाता है थ्योरी में। यस सर। यही। तो खैर चलो इसको प्रैक्टिस करना। कोई जी। भी इश्यू होता है तो फिर मुझे बताना, ठीक है। और पीछे से कोशिश करो कि एम्प्लॉयमेंट इनकम के जरूर प्रैक्टिस करते रहो, या चलो थोड़ा बहुत पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे तो 1 का 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, ताकि उसके रूल्स वगैरह ना भूले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यस सर। चलो चलो ठीक हो गया, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।